शहर से सापहर तक। किताब के मुसन्निफ डॉक्टर सोहेल अहमद खान। मौजू चर्ग। चर्ग पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने मुर्ग के हैं। ये मज़मून आप बीती है जो एक तालिबे इल्म की है जिसका दाखिला किसी मेडिकल कॉलेज में होता है और वो फिर उसके साथ क्या क्या होता है। चर्ग मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना एफएससी प्री मेडिकल ग्रुप के हर तालिबे इल्म का ख्वाब होता है, क्योंकि वो गले में स्टेथोस्कोप और जिस्म को वाइट कोट से ढांप कर सशक्ति और बिलखती इंसानियत के लिए इब्ने मरियम बनना चाहता है, वरना कोई कंपाउंडर या नर्स बनने के लिए ये दर्द सर थोड़ा ही लेता है। वैसे बाज़ लोग मज़कूरा मज़ामीन इसलिए भी मुंतखब करते हैं ताकि वो डॉक्टर कदीर बनकर मुल्क के अंदर एक और एटम बम बनाए, जैसा हमारे एक उस्ताद साहब के पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तो उन्होंने मज़ीद तफसील जानने के लिए मुझसे पूछा, अच्छा तो बताओ मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा दाखिला किस में हुआ, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में? तो मैंने बिना हैरान हुए उन्हें जवाब दिया, मेडिकल में, क्योंकि मैं इन्हें ज़माने तालिबे इल्म से जानता था। वो बहुत खुश हुए और मुझे थपकी देकर ये कहते हुए चले गए, अच्छा तो तुम डॉक्टर अल्लामा इकबाल बनना चाहते हो? हाँ, तो मैं बात कर रहा था तालिबे इल्म की उस ख्वाब की जो हज़ारों में से किसी एक दाने का पूरा होता है। हज़ारों में से वो एक दाना मैं कमबख्त हो गया। कॉलेज की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्या आया कि मैं दिन रात एक करके मनसूबाबंदी करने लगा। मसलन पहले दिन से रोज़ का काम रोज़, पहली सुबह से ही नमाज और तिलावत, तमाम लेक्चर बाकायदगी से, इंसाब को कम अज़ कम 4 मरतबा पढ़ना, रात को लिटरेचर के लिए कुछ वक्त, 1 घंटा खेल और आधा घंटा दोस्तों के लिए और बकाया 4 घंटा सोना। मगर ये काम तो मुझे कॉलेज के अंदर करने थे, मगर उससे कबल मुझे कॉलेज के अंदर पहुंचकर दाखिला करवाना था। उसी कॉलेज के एक सीनियर स्टूडेंट के साथ जाना तय पाया। 31 मार्च 2003 को मैं अपने बुज़ुर्गों और वालिदैन की नसीहतें सुनकर इस सीनियर स्टूडेंट के साथ ऐसे नथी हुआ जैसे वो ट्रैक्टर और मैं ट्राली। इस सीनियर स्टूडेंट का नाम ज़फ़र था। हमने बाइक की दुम भी साथ लगा दी। सफ़र शुरू हुआ। मूंगफली का एक एक दाना चुगते चुगते मेरे इस भाई ने कोई हंसी मंजर देखने पर शेर सुनाकर शायरी पर तबसरा शुरू कर दिया। हमने भी सोचा साहब की नज़मों और गज़लों के चंद इशार याद हैं, चलो अपनी दानिश का लोहा न सही तांबा ही मनवा लूँगा। मगर जब बहस शुरू हुई तो हमें बोलने का मौका ही कान देता। ये ज़फ़र भाई तो किसी गुमनाम किताब का मुसन्निफ था। हमें पूरी किताब की तमाम गज़लें और उनकी तशरीह के साथ अपनी तहरीक को अहमद फराज से बड़े पाए का शायर करार देकर बहस ख़त्म की। फिर हमने किसी और मौजू को छेड़ना इसलिए मुनासिब न समझा क्योंकि अगर मैं सियासत का इंतखाब करता तो शायद वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का बेटा निकलता। अगर अफसाना नगारी को ज़ेरे मौजू लाता तो शायद वो मंटो का भांजा बन सकता था, और अगर कोई नसाबी मौजू शुरू करता तो वो डॉक्टर बन रहा था। हम उससे कैसे आगे निकल सकते थे? फिर अचानक उस भाई ने खुद ही कह दिया,
40 दिन पढ़ो और पास अय्याशी करो। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी मरतब करदा शेड्यूल में ज़बानी रद्दोबदल करने लगा। एक गाड़ी से उतरकर खाना खाने के बाद दूसरी गाड़ी में सवार हुए, मगर खाना खाते हुए सलाद की अहमियत पर मेडिकल साइंस के हवाले से तबसरा सुना। दूसरी गाड़ी में यूं ही बैठे तो आसमान पर से सालों की रुकी बारिश के पहाड़ बिजली की कड़क से जैसे रेजा रेजा हो गए और बारिश के कतरे इतने जोश से ज़मीन से टकरे मारने लगे जैसे जो कतरा सबसे पहले ज़मीन से टकराएगा वर्ल्ड चैम्पियन करार पाएगा। सर्दी में इजाफा हो गया जबकि बिस्मिल का तहल्लुस रखने वाला मेरा ये नाम नहाद भाई फैज़ की शायरी पर तनकीद शुरू कर गया, फिर बुश को नाअहल करार दिया और आखिर में मार्ज़ पाकिस्तान को बरसीर के मुसलमानों के लिए बूंदी मजाक करार देकर चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। मैंने इस फारिग वक्त को वक्ते गनीमत करार देते हुए कांपते हुए जिस्म, बचते हुए दांतों के बीच खुश्क ज़बान को घुमाकर एक बयान की तस्दीक चाही। जनाब ज़फ़र बिस्मिल भाई, वाकई मेडिकल ईजी है। मेरा ये फ़िक्रा सुनते ही बिस्मिल भाई ने मेरी तरफ खा जाने वाली नज़र से देखते हुए अपने पुराने बयान को रद्द करते हुए कहा, हाँ, कौन कहता है मेडिकल ईजी है। 18 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। पढ़ोगे तो पता चलेगा। मैं ज़ाती तौर पर 22 घंटे डेली पढ़ता हूँ और 2 घंटे वो भी इसलिए सोता हूँ ताकि सेहत ना ख़राब हो जाए। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और इस परेशानी के आलम में बिस्मिल भाई के कदमों के निशानों पर अपने पाँव रखते हुए अपने कॉलेज की दहलीज पर पहली मर्तबा कदम रखा। बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन अब तंज़िया फ़िक्रों की यालाबारी शुरू हो गई जो कॉलेज में मुंतज़िर हमारे सीनियर साथियों के मुंह से निकल कर हमारी प्लानिंग वाले गुबारों पर लगे। मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ लम्हे पहले मेरी हालत ठीक थी, मगर फ़रंगियों की बेहुदा रवायत यानी फूलिंग ने मेरी बोटी में इज़्तिराब की लहरें दौड़ा दी। इसी फूलिंग में दिन गुजारना शुरू हुए। अलबत्ता इस फूलिंग की सादत से मुझे मेरे क्लास फ़ेलोज़ से वाकफ़ियत होने लगी, मगर मेरे तमाम क्लास फ़ेलोज़ भी मेरी तरह सहमे हुए नज़र आ रहे थे। हर कोई इंतहाई अफसरदा और संजीदा चेहरा लिए अपने गले और कंधे के दरमियान 45 डिग्री का ज़ाविया बनाए फूंक फूंक कर कदम रखने वाले और शक्ल से बकारी नजर आने वाले हर शख्स को फर्स्ट ईयर वाला चर्क कहा जाता है। हर सीनियर से रहम की भीख नज़रों से मांगता है और जवाबन सीनियर उसे पकड़कर कमरे में ले जाते हैं। और फिर क्या क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक दिन के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म बनकर देखो, जहाँ कायनात की सबसे बड़ी गाली अपने आप को फर्स्ट ईयर वाला बताना है। इंसान अपने आप को इंसान नहीं चर्क समझता है, जो पश्तो का लफ्ज़ है और जिसके मानी मुर्ग के हैं। कोई मशवरा देगा एनाटॉमी ग्रेज से पढ़ो, दूसरा कहेगा शीशे में कभी शक्ल देखी है, तुम ग्रेज उठाकर भी नहीं सकते। ऐसी किताब पढ़ो जिसमें कोई फ़र्क ना हो। पढ़ाई की टेंशन लेकर किताब उठाओगे तो कोई पढ़ाकू तो कोई खुशका जैसे नाज़िबा अल्फाज से तनकीद करेगा। इधर देखो, बड़ी बड़ी तोंदों वाले गंजे गंजे और नज़रों की ऐनकें लगाए प्रोफेसर जा रहे हैं, जैसे सलाम दिया तो टक्कर मार देंगे। इधर देखो, लड़कियां स्वेड कोट पहने छोटे छोटे कदम लेकर ऐसे चल रही हैं जैसे इनके रास्ते से न हटे तो कुचल देंगी।
ادھر دیکھو کلرک کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ پراکسی لگا دو۔ دن گزرتے گئے، ہاسٹل اور کالج کے درمیان پینڈولم کی طرح وائبریٹ کرتا رہا۔ گھر کا فون نمبر ملاتے ہی آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں میں امڑ آیا۔ کالج کے ڈائسیکشن ہال میں مردے دیکھ کر خوف ذہن میں گھس چکا ہوتا اور ان کے جسموں سے نکلی بوناک کے اندر گھر بنا چکی ہے۔ سوتے میں مردہ، جاگتے میں مردہ، ان تمام حالات نے سخت پریشان کر رکھا تھا۔ باہر ویڈیو سینٹر پر جا کر فلم دیکھی تو آواز سنائی دی، آگے ہو میڈیکل کالج میں مردوں کا تماشا دیکھنے۔ پسو سا ڈاکٹر مردے کو تگنی کا ناچ نچا رہا، پر آرٹری کیوں آئی معلوم نہیں، وہ نرو کیوں گئی معلوم نہیں۔ آئی اور گئی، لیکن یہ خاموشی تمہارے مریضوں کے لیے کل رونا بن جائے گی۔ کاٹو، زندوں کو تو کاٹ نہیں سکتے، مردوں کو ہی کاٹو، یہ آوازیں انسان کے کانوں سے نکلتی ہیں۔ مجھے بھی ایسی چیزوں نے سخت مایوس کر دیا۔ پروگرام بنایا گھر چلا جاؤں گا، مگر گھر والوں سے تو یہ کہہ کر آیا تھا مہینے بعد آؤں گا، مگر کیا کروں، یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سینئر سے چند سال بعد پیدا ہونے کی اتنی بڑی سزا، آخر کہاں کا انصاف ہے، مگر کہاں جا کر شکایت کروں۔ یہ سوچ کر ڈر سا جاتا کہ اگر یہ سوچ کسی سینئر کو پتہ چل جائے تو ایک ٹانگ اور دو بازو اٹھا کر ہاسٹل کے صحن میں رات گزارنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں بسمل بائی کے کمرے میں جا کر اپنے بیگ کو اٹھانے ہی والا تھا کہ بسمل بائی کا ایک نئی کتاب ہاتھ میں اٹھائے اندر داخل ہوئے اور مجھے بٹھا کر شاعری سنانے لگے، اور یہ کتاب بسمل بائی کی دوسری کتاب شائع ہو چکی تھی۔ تھوڑی سی بغاوت کی کہ گھر جا رہا ہوں، تو بسمل بائی نے اپنے 2-3 ساتھیوں کو بلایا اور مجھے ایک ٹانگ اور 2 بازو اٹھانے کا حکم دیا۔ میں نے یہ حکم اس وقت تک ماننا پڑا جب تک بسمل بائی نے اپنی پوری نئی کتاب کا ایک ایک شعر اور اس پر تبصرہ نہ سنایا۔ میرا سر چکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہسپتال میں ہوش آیا تو علامہ اقبال پر تنقید جاری تھی۔ ہسپتال میں ہوش آیا تو علامہ اقبال پر تنقید جاری تھی۔